प्यारे दोस्तों, मैं रत्ना सिंह अपने यूट्यूब चैनल क्रैक हिंदी एग्ज़ाम में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम एलटी ग्रेड का जो पेपर 6 दिसंबर से स्टार्ट है, हिंदी विषय से जो बच्चे दे रहे हैं उनके लिए हम टेस्ट सीरीज विजय चक्र से टेस्ट सीरीज करा रहे हैं। तो आज हमारा टेस्ट सीरीज 2 है। हम टेस्ट सीरीज में 60 क्वेश्चन पहले करा दिए थे और आज हम 61 से शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। विजय चक्र टेस्ट सीरीज अरिहंत प्रकाशन से ये बुक है। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जिसके पास बुक नहीं है, अगर मैं करा रही हूँ तो इससे आपका रिवीजन बहुत फास्ट और अच्छी तरीके से याद होगा सब कुछ क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। 61 से आज शुरू करते हैं। 60 तक का क्वेश्चन हमने अपने आगे वीडियो में कराया था। तो आज का पहला क्वेश्चन 61 क्वेश्चन देखते हैं कि सारंग का अनेकार्थ शब्द समूह है। तो सारंग का अनेकार्थ शब्द समूह कौन सा है? ए चंद्रमा भौरा रति क्रीड़ा चाबुक, बी चंदन हाथी भौरा कोयल, सी चंद्रमा जत्था असत्य भौरा, या डी हाथी विष चूना चंद्रमा। तो इन चारों ऑप्शनों में से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, और आप अपना ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दे सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। तो 61 क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है? तो आपका ऑप्शन बी सही होता है। सारंग का अनेकार्थ शब्द क्या होता है? चंदन, हाथी, भौरा और कोयल। क्लियर हुआ? दूसरा है 62 क्वेश्चन, अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या है? तो अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या है? तो इस चारों ऑप्शनों में से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या है? तो अल्पज्ञ का विलोम शब्द ऑप्शन बी सही होता है, सर्वज्ञ है। आगे 63 क्वेश्चन है, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो कमल का पर्यायवाची बताइए कौन सा शब्द नहीं है? जलज, अंबुज, मंसिज, पंकज। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो जो मंसिज है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है, जबकि जलज, अंबुज, पंक ये सब क्या है? ये कमल के पर्यायवाची हैं। कमल के पर्यायवाची और भी शब्द होते हैं, जैसे राजीव हो गया, अरविंद हो गया, सतदल हो गया, नलिन, पुष्कर, पंकज। ये सब किसके हैं? कमल के पर्यायवाची हैं। तो क्लियर हुआ, मंसिज जो है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन सी सही है। आगे है 64 क्वेश्चन, कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? तो कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? लघुभाषी, मितभाषी, अतिभाषी, क्या कहते हैं? तो कम बोलने वाले को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सही होता है, लघुभाषी कम बोलने वाले को कहते हैं। आगे है 65 क्वेश्चन, नास्तिक में कौन सा समाज है? जो नास्तिक शब्द है उसमें कौन सा समास है? तो नास्तिक में चारों ऑप्शनों में से बताइए कौन सा समास है? तो नास्तिक में आपका तत्पुरुष समास है। क्या है? तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? अगर आ गया तो समास का वह रूप जिसमें द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान हो तो उसे तत्पुरुष कहते हैं। जैसे नास्तिक शब्द का अगर हम समास विग्रह करते हैं तो ना आस्तिक है, यहाँ द्वितीय पद प्रधान है। क्लियर हुआ? आगे है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे कहते हैं। तो जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रत्यय कहते हैं। धातु के अंत में प्रत्यय को जोड़ा जाता है, जैसे बड़ाई, बड़ा प्लस आई जोड़ा गया तो बड़ाई हो गया। तो जो लास्ट में जुड़ता है वो प्रत्यय होता है। तो 66 क्वेश्चन का ऑप्शन भी सही है। आगे है 67 क्वेश्चन, खेत रहना का अर्थ क्या है? शहीद हो जाना, खेत में ही रुक जाना, खेत गिरवी रख देना, या क्षेत्र में निवास करना। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इन चारों में से शहीद हो जाना, खेत रहना का क्या अर्थ है? शहीद हो जाना। ऑप्शन ये सही है। आगे है, प्रभुता पाई काहि मद नाही, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो प्रभुता पाई काहि मद नाही में लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ये 68 क्वेश्चन, किस क्रमांक में शब्द शुद्ध है? तो इन चारों ऑप्शनों में से आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा शब्द शुद्ध है। तो 68 का आपका ऑप्शन ए सही होता है, अभिषेक ऐसे लिखा जाता है।
आगे है 69 क्वेश्चन, प्रभुता पाहि काहि मद नाही लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो 69 क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी सही होता है कि उच्च पद प्राप्त करके किसे घमंड नहीं होता। प्रभुता पाहि काहि मद नाही लोकोक्ति का सही अर्थ है कि उच्च पद प्राप्त करके किसे घमंड नहीं होता। तो 69 क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी सही होता है। अब 70 क्वेश्चन है कि किस क्रम में असन असनी शब्द युग्म का सही अर्थ है? तो बताइए युग्म का सही अर्थ कौन सा है? तो इसका सही अर्थ है ऑप्शन डी सही होता है कि भोजन और बिजली, एक असन का मतलब भोजन और दूसरे असनी का मतलब बिजली, ये युग्म सही है। 70 क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही होता है। आगे है 72 क्वेश्चन। 72 क्वेश्चन में है परोशया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो परोशया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? एया, एत, एरा। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो परोशया शब्द में कौन सा प्रत्यय सही है? आपका ऑप्शन ए सही है। जो परोशया, एया शब्द जुड़ने से लास्ट में परोशया हो गया, तो आपका ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 3 है, इनमें से व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से 3 आपके शुद्ध हैं और 1 आपका अशुद्ध है। तो आपको वो पता करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, अशुद्ध है। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका 73 का ऑप्शन डी अशुद्ध है कि कृपया इस निमंत्रण को स्वीकार करने की कृपा करें, अशुद्ध है। ये व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। बाकी ये तीनों ऑप्शन, मैंने अनेक कहानियां पढ़ी, वृक्षों पर कौए बोल रहे हैं, सुरक्षा की दृष्टि से बंदूक एक आवश्यक अस्त्र है, ये तीनों शुद्ध है और ये अशुद्ध है। तो 73 का ऑप्शन डी सही होता है। आगे है औंधी खोपड़ी उल्टा, सही विकल्प का चयन करके लोकोक्ति को पूर्ण कीजिए। या औंधी खोपड़ी उल्टा डैश डैश देके पूछा गया है कि सही विकल्प का चयन करके लोकोक्ति को पूर्ण कीजिए। तो औंधी खोपड़ी उल्टा का कौन सा आगे होता है? तो औंधी खोपड़ी उल्टा मत, ऑप्शन सी सही होता है कि औंधी खोपड़ी उल्टा मत। इसका अर्थ क्या होता है कि मूर्ख का विचार उल्टा ही होता है, ये इसका अर्थ हुआ। तो औंधी खोपड़ी उल्टा मत। आगे है 75 क्वेश्चन, चितवन चारु मुकुट बर बाकी तिलक रेख सोमा जनु चाकी। चितवन चारु मुकुट पर बाकी तिलक रेख सोमा जनु चाकी, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें क्या है? ऑप्शन सी, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब अगर पूछ लिया गया उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा क्या होती है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा होती है जहाँ उपमान से भिन्नता जानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जहाँ पे मनु, जनु, मनहु ये शब्द सब आए, जनहु, मनु, मानो, जनु, जानो, ये शब्द आए, वहाँ हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आगे है 76 क्वेश्चन, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो घुटने टेकना मुहावरे का क्या अर्थ है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होता है? तो ऑप्शन सी सही होता है कि घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है हार मान लेना। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है हार मान लेना या आत्मसमर्पण कर देना। अब अगर इसका वाक्य प्रयोग किया जाए तो जैसे पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के साहस के सामने घुटने टेक दिए, तो ये होता है मुहावरा। घुटने टेकना का मतलब हार मान लेना या आत्मसमर्पण कर देना। तो 76 का सी क्वेश्चन सही है। 77 को प्रश्न है, गुण संधि का उदाहरण है। तो गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? तो आपका ऑप्शन ए सही होता है, महा प्लस ऋषि। महा प्लस ऋषि, यहाँ विसर्ग हो गया महर्षि, अतः यहाँ महर्षि क्या है? गुण संधि का उदाहरण है।
क्लियर हुआ? तो यहाँ गुण संधि है। आगे है 78 क्वेश्चन। धूमिल ने रोटी और संसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया है? तो धूमिल ने रोटी और संसद कविता में कितने आदमियों का वर्णन किया है? तो आपका ऑप्शन डी सही होता है। 3 आदमियों का वर्णन धूमिल ने रोटी और संसद कविता में किया है। आगे है 79 क्वेश्चन। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी किस कवि के संदर्भ में की है? तो आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी किसके संदर्भ में की है? तो आपके ऑप्शन बी सही होता है कि ये टिप्पणी किसके संदर्भ में? विद्यापति के संदर्भ में किया गया है। और विद्यापति कौन थे? विद्यापति आदिकाल और भक्तिकाल के कौन थे? श्रृंगारी कवि थे। उनके अधिकतर पदों में क्या मिलता है? श्रृंगार रस का वर्णन हुआ है, जिनमें नायक नायिका राधा और कृष्ण है। क्लियर हुआ? आगे है प्रश्न संख्या 80। माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास है। तो ऐसा कौन सा उपन्यास है जिसमें माता पिता के संबंध विच्छेद से बालक त्रस्त हो गया? वो कौन सा उपन्यास है? तो 80 क्वेश्चन का कौन सा उपन्यास है? आपका बंटी। आपका बंटी उपन्यास में माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित है। आपका बंटी किसके द्वारा रचित है? तो मन्नू भंडारी द्वारा रचित वर्ष 1971 में प्रकाशित उपन्यास है। कब प्रकाशित है? 1971 में प्रकाशित है। और इसके रचनाकार कौन है? मन्नू भंडारी हैं। आगे तो 80 क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही होता है। 81 क्वेश्चन। मानव प्रवृत्तियों अथवा मनोविकारों को पात्र के रूप में उपस्थित कर नाटकीय द्वंद्व की सृष्टि करने वाला जयशंकर प्रसाद का नाटक है। तो मानव प्रवृत्तियों अथवा मनोविकारों को पात्र के रूप में उपस्थित कर नाटकीय द्वंद्व की सृष्टि करने वाला जयशंकर प्रसाद का ऐसा कौन सा नाटक है? तो आपका इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन बी सही है, कामना। कामना में क्या हुआ है? मानव प्रवृत्तियों अथवा मनोविकारों को पात्र के रूप में उपस्थित कर नाटकीय द्वंद्व की सृष्टि किया गया है कामना में, जयशंकर प्रसाद द्वारा। आगे है 82 क्वेश्चन। क्या भूलूं क्या याद करूं? क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? तो 82 क्वेश्चन का आपका ऑप्शन डी सही होता है, पहला भाग है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का पहला भाग है। बच्चन जी की आत्मकथा अपने जीवन और युग के प्रति एक क्या है? प्रयास है। और यह आत्मकथा कब प्रकाशित हुई थी? 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। क्लियर हुआ? तो पहला खंड है क्या भूलूं क्या याद करूं, और अगर दूसरा खंड पूछ लिया गया तो दूसरा खंड है नीड़ का निर्माण फिर, और तीसरा खंड है बसेरे से दूर, और चौथा खंड है देश द्वार से सोपान तक। तो ये क्लियर आप याद रखिएगा कि क्या भूलूं क्या याद करूं ये पहला खंड है, दूसरा खंड है नीड़ का निर्माण फिर, तीसरा खंड बसेरे से दूर है, और चौथा खंड देश द्वार से सोपान तक। क्लियर हुआ? आगे है 83 क्वेश्चन। विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास है। तो इस पर आधारित उपन्यास, विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो 83 क्वेश्चन का इन चारों ऑप्शनों में से नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो इन विकल्पों में से आपको सही उत्तर चुनना है। तो 83 का ऑप्शन डी सही होता है। एक आपका परिशिष्ट और दूसरा चक्रव्यूह, ये विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास है। आगे है गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास है। तो गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो बताइए कि गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? तो आपका ऑप्शन क्या सही होता है? आपका ऑप्शन बी सही होता है कि जुगलबंदी और लोग,
ये दोनों क्या है, गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास हैं, जुगलबंदी और लोग। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इसका रिवीजन करते हुए चलिएगा। परीक्षाओं के लिए आखिरी समय में ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रैक्टिस सेट। आगे है 85 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिनकर काव्य की विशेषताएं कौन सी हैं। ये 4 ऑप्शन दिनकर जी की विशेषताओं के दिए गए हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। इन चारों में से आपको सही उत्तर चुनना है कि कौन सी विशेषताएं दिनकर जी की हैं। तो 85 क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होता है, तो ऑप्शन बी सही होता है कि एक तो जातिवाद व्यवस्था का विरोध दिनकर जी की विशेषताएं हैं, और दूसरा युद्ध का तात्विक चिंतन और शोषण का विरोध, ये दिनकर जी की विशेषताएं हैं। जबकि सपाट बयानी और व्यक्ति स्वातंत्र्य की प्रतिष्ठा दिनकर जी की काव्य की विशेषता नहीं है। तो आपका ऑप्शन बी सही होता है। अब 86 क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 का मिलान किससे करना है, सूची 2 से करना है। तो यहाँ रघुवीर सहाय कौन है, रघुवीर सहाय है, केदारनाथ सिंह है, कुंवर नारायण है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। अब इनके कविता संग्रह कौन कौन सी हैं ये आपको पता करना है, कौन कौन सी रचनाएं किसकी हैं। तो रघुवीर सहाय की कौन सी रचनाएं हैं इसमें, तो रघुवीर सहाय का कविता संग्रह कौन सा है, आत्महत्या के विरुद्ध। ये किसका है, रघुवीर सहाय का है, जो वर्ष 1967 ईस्वी में लिखा गया। केदारनाथ सिंह का कौन सा है, तो केदारनाथ सिंह का है जमीन पक रही है। केदारनाथ सिंह का कौन सा है, जमीन पक रही है, और ये कब लिखा गया, 1980 ईस्वी में। कुंवर नारायण का कविता संग्रह कौन सा है, आत्मजयी, क्या किसकी है, कुंवर नारायण की है, और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1965 ईस्वी है। जबकि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का कौन सा है कविता संग्रह, तो काठ की घंटिया। तो देखिए ए का आपका रघुवीर सहाय आत्महत्या के विरुद्ध है, रघुवीर सहाय का आत्महत्या के विरुद्ध, तो ऑप्शन डी आपका सही होता है, रघुवीर सहाय का आत्महत्या के विरुद्ध है। केदारनाथ सिंह का जमीन पक रही है, कुंवर नारायण का आत्मजयी, और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का काठ की घंटिया। तो इसका ऑप्शन डी सही होता है। 87 क्वेश्चन है, मार्क्सवादी दर्शन के किस पक्ष से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की असहमति थी। तो मार्क्सवादी दर्शन के किस पक्ष से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की असहमति थी। तो इन चारों ऑप्शनों में से ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी सही है, क्रांति में हिंसा का प्रयोग मार्क्सवादी दर्शन के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की असहमति थी। जबकि शोषण विहीन समाज की रचना, वर्ग विहीन समाज की स्थापना, श्रम की गरिमा में इनकी सहमति थी, और क्रांति में हिंसा का प्रयोग उनकी असहमति थी। तो 87 का ऑप्शन डी सही होता है। आगे है, दो स्वरों या दो व्यंजनों के मेल को क्या कहते हैं। तो दो स्वरों और दो व्यंजनों के मेल को क्या कहते हैं, तो इस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही है, तो ऑप्शन बी सही होता है, दो स्वरों या दो व्यंजनों के मेल को संधि कहते हैं। निम्नलिखित आगे क्वेश्चन है 89, निम्नलिखित में से कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है। ये 4 ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन आपको ढूंढना है कि जो मुक्तिबोध की कृति नहीं है। तो 89 का आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी, शुद्ध कविता की खोज मुक्तिबोध की कृति नहीं है, बल्कि यह किसकी कृति है, रामधारी सिंह दिनकर की कृति है, और बहुत चर्चित रचना है रामधारी सिंह दिनकर की शुद्ध कविता की खोज, इसको याद रखिएगा। जबकि ये चारों चांद का मुँह टेढ़ा है, काठ का सपना और कामायनी एक पुनर्विचार, ये किसकी है, मुक्तबोध की है, और शुद्ध कविता की खोज नहीं है, ये दिनकर जी की है। आगे फिर है 90 क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। मृत्यु के प्रश्न से जूझता पात्र, मृत्यु के प्रश्न से जूझता पात्र किसकी है, तो मृत्यु के प्रश्न से जूझता पात्र किसकी है, आत्मजयी नचिकेता, आत्मजयी काव्य का नचिकेता है। और कामाध्यात्मा के प्रश्न से जूझता पात्र कौन सा है, उर्वशी का पात्र पुरूरवा। और युद्ध के प्रश्न से जूझता पात्र कौन सा है, संशय
की एक रात का राम कौन सा है? सन से की एक रात का राम है। और अपनी दुर्बलताओं से संघर्षरत पात्र कौन सा है? तो कामायनी का मनु। तो इस प्रश्न का 90 प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होता है आपका? ऑप्शन बी सही होता है। कि मृत्यु के प्रश्न से जूझता पात्र कौन सा है? तो आत्मजयी का नचिकेता है। और कामाध्यात्मा के प्रश्न से जूझता पात्र कौन सा है? उर्वशी का पुरुरवा। युद्ध के प्रश्न से जूझता पात्र संशय की एक रात का राम है। और अपनी दुर्बलताओं से संघर्ष पात्र कामायनी का मनु है। क्लियर हुआ? आगे है 91 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से रामविलास शर्मा की पुस्तकें हैं। ये 4 पुस्तकों के नाम दिया गया है और नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए कि रामविलास शर्मा की कौन कौन सी पुस्तकें हैं। तो 91 क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। जो बी और सी है प्रेमचंद और उनका युग और परंपरा का मूल्यांकन किसका है? रामविलास शर्मा की पुस्तकें हैं। प्रेमचंद और उनका युग और परंपरा का मूल्यांकन। तो ऑप्शन ए आपका सही होता है। 92 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि हैं। तो बताइए, ये कवियों के नाम दिए गए हैं और नीचे विकल्प दिया गया है। चारों ऑप्शनों में से चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो 92 का ऑप्शन ए आपका सही होता है कि स्वामी अग्रदास, नाभादास और हृदय राम ये कौन है? राम भक्ति शाखा के कवि हैं। क्लियर हुआ? तो ऑप्शन ये सही होता है। 93 क्वेश्चन। गोदान उपन्यास का होरी राम अवध प्रांत के किस गांव में रहने वाला किसान था? तो गोदान उपन्यास का होरी राम अवध प्रांत के किस गांव का रहने वाला किसान था? 93 क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो 93 क्वेश्चन का ऑप्शन ए बेलारी कहाँ का था? बेलारी गांव का रहने वाला था। गोदान उपन्यास का होरी राम अवध प्रांत के बेलारी गांव का रहने वाला था। ऑप्शन ए सही होता है। और जो होरी है वो उपन्यास का मुख्य पात्र है। जो होरी है वो उपन्यास का मुख्य पात्र है जो भारतीय किसान का प्रतिनिधित्व करता है। आगे है 94 क्वेश्चन। द्रव्य शहाब पयास द्रव्य स्वभाव प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्रकृति में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया है? तो द्रव्य सहाव प्रयास जिसको द्रव्य स्वभाव प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्रकृति में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया है? ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शनों में से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका ऑप्शन डी सही है। माइल धवल ने किया था। जैन ग्रंथकार देवसेन ने द्रव्य सहाय प्रयास नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। अब पूछ लिया गया कि द्रव्य सहाय प्रयास किसकी रचना है? तो देवसेन की रचना है। और उसको साहित्य की प्रकृति में किसने रूपांतरित किया था? माइल धवल ने किया था। क्लियर हुआ? आगे निम्नलिखित में से किस उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन किया गया है? तो किस उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन किया गया है? तो 95 के क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होता है? तो आपका ऑप्शन बी सही होता है कि परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास द्वारा रचित उपन्यास है जिसमें लाला मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन किया गया है। और इस उपन्यास का अगर मुख्य पात्र पूछ लिया गया तो लाला मदन मोहन ही मुख्य पात्र हैं जो दिल्ली का कारोबारी व साहूकार था। तो क्लियर हुआ? लाला मदन मोहन लाल के दीवान खाने का वर्णन परीक्षा गुरु में किया गया है। और परीक्षा गुरु किसके द्वारा रचित है? तो लाला श्रीनिवास द्वारा रचित है। आगे है वट वृक्ष की छाया में किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है? तो वट वृक्ष की छाया में किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने की बात लिखी गई है? तो चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका ऑप्शन बी सही है। अमृतलाल नागर की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए कहा गया है किसमें? वट वृक्ष की छाया में। अमृतलाल नागर लेखक हैं जो वटवृक्ष की छाया में अमृतलाल नागर की स्मृति को सुरक्षित रखने की बात की गई है। 97 क्वेश्चन। मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास है
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो 97 का आपका ऑप्शन ए सही होता है, चंद हसीनों के खतूत। मुरारी और नरसिंह के प्रेम पर आधारित उपन्यास है। पांडे बेचन शर्मा उग्र का यह उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत, जो वर्ष 1927 में प्रकाशित हुआ था। और यह उपन्यास, एक चीज और ध्यान रखने की बात है कि यह उपन्यास पत्रात्मक शैली में लिखा गया है। ठीक है। अगर पांडे बेचन शर्मा के अन्य उपन्यास पूछ लिया जाए तो दिल्ली का दलाल, बुधुआ की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, जीजा जी, घंटा, ये सब क्या है? उपन्यास है। आगे है, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। क्या लिखा गया है कि सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार किसका है? इंपॉर्टेंट है, बताइए 98 क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका ऑप्शन बी सही होता है। यह विचार रामचंद्र शुक्ल का है। वो कहते हैं सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। 98 प्रश्न का आपका ऑप्शन बी सही होता है। 99 क्वेश्चन है, द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच, द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? विराम, योजक, अर्धविराम या अन्य विराम? तो आप सबको पता होगा इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से दीजिए आप लोग। तो ऑप्शन बी सही होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 100 है, हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है? तो हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है? इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन डी सही है, ऋतु संहार के रचयिता हिंदी में श्रीधर पाठक हैं। इन्होंने कालिदास के जो ऋतु संहार का अनुवाद किसमें किया? हिंदी में किया था। क्लियर हुआ? अगर संस्कृत में पूछ लिया जाए तो कालिदास और हिंदी में पूछ लिया जाए तो श्रीधर पाठक है। आगे 101 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे? तो निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे? तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होता है? तो चारों ऑप्शनों में से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होता है प्रश्न संख्या 101 का? तो आपका ऑप्शन डी सही होता है, सैमुअल टेलर कॉलरिज जो हैं इन पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे, जबकि ये रिचर्ड्स, फ्रायड और वेन देते क्रोचे, ये तीनों पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद थे, लेकिन सैमुअल टेलर कॉलरिज नहीं मौजूद थे। आगे है 102 क्वेश्चन, हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है। हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है, कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है। आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके अपने सामर्थ्य से सूचित होता है, उस पद का नहीं जो उसके माता पिता या वंश की देन है। उपरोक्त कथन किस रचना की भूमिका से उद्धृत है? इंपॉर्टेंट है, तो इन चारों ऑप्शनों से बताइए कहाँ से उद्धृत है? तो ये ऑप्शन सी सही होता है, रश्मि रथी से। प्रस्तुत कथन किससे है? रश्मरथी काव्य की भूमिका से उद्धृत है। और यह रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक प्रसिद्ध क्या है? खंड काव्य है, जो 7 सर्गों में विभक्त है। रश्मरथी कितने सर्गों में विभक्त है? 7 सर्गों में विभक्त है। और इस काव्य का केंद्र कौन है? कर्ण है। कर्ण के जो सभी पक्षों का सजीव चित्रण दिनकर जी ने अपनी इस रचना रश्मरथी में की है। तो ये इसमें हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है, कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है, आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके अपने सामर्थ्य से सूचित है। ये रश्मरथी की भूमिका से उद्धृत है। प्रश्न संख्या 103, लक्ष्मीदासिन निम्नलिखित में से किस उपन्यास की पात्र हैं? पात्र जरूर पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से देखते हुए चलिएगा। लक्ष्मीदासिन निम्नलिखित में से किस उपन्यास की पात्र हैं? तो 103 क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही होता है कि लक्ष्मीदासिन मैला उपन्यास की पात्र हैं। और मैला आंचल किसका है? तो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित क्या है? आंचलिक उपन्यास है। इस उपन्यास में 5 प्रमुख नारी पात्र हैं। कौन कौन सी? लक्ष्मी हो गई, कमला हो गई, फुलिया, मंगला देवी और डॉक्टर ममता श्रीवास्तव।
लेकिन प्रधानता किसको दी गई है इसमें? लक्ष्मी और कमिला ही मुख्य नारी पात्र हैं। किसकी? मैला आंचल की। आगे एक प्रश्न है 104 प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है। तो 104 में प्रश्न का ऑप्शन बताइए कौन सा इन चारों में से सही है। तो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी कौन सी है? उसने कहा था। और उसने कहा था किसका है? उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित प्रसिद्ध कहानी है, जो वर्ष 1913 में प्रकाशित हुई थी। और यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद लिखी गई थी, उसने कहा था। तो क्लियर हुआ, 104 प्रश्न का ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 105 मुक्तिबोध की आत्मकथा कृति के लेखक कौन है? तो मुक्तिबोध की आत्मकथा कृति के लेखक बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका ऑप्शन ए सही होता है। विष्णु चंद्र शर्मा जो हैं वो मुक्तिबोध की आत्मकथा कृति के लेखक हैं। या जीवनी विधा की रचना है। कौन सी? जीवनी विधा की रचना है मुक्तिबोध की आत्मकथा। 106 प्रश्न निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, नीचे विकल्पों में से उसमें सही उत्तर का चयन कीजिए। तो निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया कौन कौन सी है बताइए। तो 106 क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही होता है कि हताशा और आत्मपरक। और दूसरा कौन सा है? अकेलेपन और अलगाव। ये दोनों कौन से हैं? निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया है। हताश और आत्मपरक नायकों की, अकेलेपन और अलगाव, ये दोनों उनकी कहानियों की दुनिया है। प्रश्न संख्या 106 का ऑप्शन बी सही होता है। प्रश्न संख्या 107 है निम्नलिखित में से माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। चार रचनाएं हैं, नीचे विकल्प दिए गए हैं, आपको चूज करके लिखना है कि कौन कौन सी माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। तो प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन सी सही होता है। जो हिम किरीटनी और हिम तरंगनी किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। आगे का प्रश्न है सुमेलित कीजिए 108 प्रश्न। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। आस्था और सौंदर्य ये किसकी रचना है? तो आस्था और सौंदर्य किसकी है? रामविलास शर्मा द्वारा रचित क्या है? निबंध संग्रह है। तो आस्था और सौंदर्य किसकी है? रामविलास शर्मा द्वारा रचित निबंध संग्रह। अनुसंधान और आलोचना किसका है? तो अनुसंधान और आलोचना किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है। आचरण की सभ्यता किसकी है? अध्यापक पूर्ण सिंह की है। और वाद विवाद संवाद किसका है? नामवर सिंह का है। तो 108 प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही होता है। आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा का, अनुसंधान और आलोचना नगेंद्र का, आचरण की सभ्यता अध्यापक पूर्ण सिंह और वाद विवाद नामवर सिंह। तो प्रश्न संख्या 108 का ऑप्शन ए सही होता है। प्रश्न संख्या 109 है खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, किसने लिखी थी? तो इन चारों ऑप्शनों में से बताइए कि ये रचना किसने लिखी थी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी रचना है। और सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयाग जिले में इनका जन्म हुआ था। और इनकी अगर और रचनाएं पूछ ली जाएं तो झांसी की रानी, बिखरे मोती, मुकुल, त्रिधारा ये किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की है। आगे 110 क्वेश्चन भारत के राष्ट्र कवि कौन थे? चारों ऑप्शनों में से बताइए कि भारत के राष्ट्र कवि कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त को भारत का राष्ट्र कवि कहा जाता है। आगे है प्रश्न संख्या 111 निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं? तो महाप्राण वर्ण कौन से हैं बताइए। तो इन चारों में से आपका ऑप्शन ए सही होता है। जो ख यूं घा है वो महाप्राण वर्ण है। और महाप्राण वर्ण कैसे पहचानेंगे? प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा, दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो क्या होता है? महाप्राण होता है। प्रश्न संख्या 111 का ऑप्शन, तो प्रश्न संख्या 111 का ऑप्शन ए सही होता है। ख और घ महाप्राण वर्ण ख और गा है जो दूसरा और चौथा। आगे है 112 प्रश्न
अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो चारों ऑप्शनों में से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होता है अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का सही अर्थ। तो 112 का आपका ऑप्शन सी सही होता है। अपना काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना ही अपना हाथ जगन्नाथ होता है। लोकोक्ति शब्द का अगर अर्थ पूछा जाए कैसे पहचानेंगे लोकोक्ति? लोक उक्ति अर्थात समाज में जो प्रचलित कहावत है, जैसे दूध का दूध, पानी का पानी, ये सब क्या होता है? जो कहावत हम कहते हैं उसी को क्या कहते हैं? लोकोक्ति। तो अपना हाथ जगन्नाथ, अपना काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना। प्रश्न संख्या 113, प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बनता है? तो प्रति उपसर्ग से बताइए कौन सा शब्द बनता है? तो आपका ऑप्शन सी सही होता है। प्रत्यक्ष जो है वो प्रति उपसर्ग से बना शब्द है। 114 क्वेश्चन, पराधीन का संधि विच्छेद है। तो पराधीन का संधि विच्छेद क्या होता है? तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही होता है। परधन आधीन पराधीन होता है। इसमें कौन सी संधि है? इसमें दीर्घ संधि है। प्रश्न संख्या 115, आवेशित शब्द का विलोम है। तो आवेशित शब्द का विलोम कौन सा होता है? तो 115 का आपका ऑप्शन ए सही होता है। आवेशित का विलोम अनावेशित होता है, उल्टा उसका। 116, पृथ्वी शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। तो पृथ्वी शब्द के पर्यायवाची कौन से शब्द हैं? तो आपका ऑप्शन डी सही होता है कि वसुमती, वसुंधरा, उर्वी, ये सभी पृथ्वी शब्द के पर्यायवाची हैं। प्रश्न संख्या 117, प12 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो प12 होना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका ऑप्शन सी सही है। अत्यधिक लाभ होना प12 होना मुहावरे का अर्थ है। मुहावरा क्या होता है? कि जो वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी दूसरे अर्थ की अभिव्यक्ति करता है। जैसे हाथ बटाना मतलब सहायता करना, किसी और चीज की अभिव्यक्ति करता है, उसे मुहावरा कहते हैं। आगे है 118 प्रश्न, एक वाक्य शुद्ध है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें पता करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका ऑप्शन डी सही होता है कि शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, ये शुद्ध वाक्य है। बाकी ये तीनों अशुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 119, छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। यह सममात्रिक छंद है। प्रथम और द्वितीय चरणों में तुक समान होता है। कौन से छंद की बात कही गई है कि जिसमें 16 मात्राएं होती हैं और सममात्रिक छंद होता है? प्रथम और द्वितीय चरणों में तुक समान होता है। तो 119 प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होता है? ऑप्शन बी, जो चौपाई छंद है उसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम द्वितीय चरणों में तुक समान होता है तथा चरण के अंत में क्या होता है? 2 गुरु होते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 120, कौन सी रचना गोस्वामी तुलसीदास की नहीं है? तो इन चारों में से ऑप्शनों में से बताइए कौन सी रचना गोस्वामी तुलसीदास की नहीं है? तो आपका ऑप्शन सी, जो रुक्मणी मंगल है वो तुलसीदास की नहीं है, जबकि पार्वती मंगल, श्री कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल ये किसकी है? तुलसीदास की है। और तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है? रामचरितमानस है। और अगर रुक्मणी मंगल की बात की जाए तो रुक्मणी मंगल किसकी रचना है? तो नंददास की रचना है। क्लियर हुआ? तो ये रहे आज के 120। हमने पहले वीडियो में 1 से 60 क्वेश्चन कराए थे और आज के वीडियो में हम 61 से 120 क्वेश्चन हिंदी और इसमें संस्कृत साहित्य मिक्स, व्याकरण मिक्स क्वेश्चन कराए हैं, काव्य से रिलेटिव सारे क्वेश्चन। और जो आपका जीके जीएस का प्रश्न है उसका वीडियो हम अलग से डालते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख लीजिए। 6 तारीख को आपका 6 दिसंबर को हिंदी का पेपर है। हम 1 या 2 तारीख से हम 4-5 मॉडल पेपर आपको देंगे, महामैराथन आपका कराएंगे। जो हम ये 5 दिन में आपको कराएंगे उसमें से 100% क्वेश्चन गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। मैं कोई फीस नहीं लेती, कुछ भी नहीं है। मेरे पास जो ज्ञान है वो मैं आपको देती हूँ, जो बुक मेरे पास है मैं उससे आपका रिवीजन कराती हूँ। बस मेरा यही उद्देश्य है कि आप लोगों को सफलता मिले। और 6 दिसंबर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, आपकी परीक्षा अच्छे से बीते।
अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।